हमारा जो आज का एरिया है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज अबाउट लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आप इसको कह सकते हैं। वो है जो हमने अब डिस्कस करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हमने डिस्कस करना है, वो है हमारा रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स का। ये एक बिल्कुल हटके एरिया है हमारे सिलेबस में से, जिसको हम लेके चलेंगे। मैं आपको इस एरिया की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बताता हूँ, आपको इस एरिया की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ दिखाता हूँ। हम रिसेंट कुछ अटेम्प्ट्स के ना एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। उन एग्जामिनर कमेंट्स को डिस्कस करके हमें समझ आ जाएगा कि यार ये इस एरिया की इम्पोर्टेंस है क्या और किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इसको मेजॉरिटी अवाम जो है वो क्या लेती है, फॉर ग्रांटेड लेती है, छोड़ देती है। और यही एरिया क्या है, मार्क्स जो है वो कटवा रहा है, मार्क्स लूज करवा रहा है। हम कुछ अटेम्प्ट्स रिसेंट हो गए, जैसे स्प्रिंग 23 हो गया, स्प्रिंग 22 हो गया, ऑटम 22 हो गया, ऑटम 21 हो गया। हम इसके एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं हम क्या करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, हम उनको लेके चलते हैं क्या है और क्या नहीं है। जैसे मैं ऑटम 21 की बात करूं, ऑटम 21 में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आया था, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया था 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट वाज रिलेटेड टू रिटर्न असेसमेंट एंड अपील वाले एरिया से ये सवाल रिलेट कर रहा था हमारा। इसको हम लेके चलते हैं। अगर आप देखें तो उस क्वेश्चन में जितने मार्क्स का सवाल आया था, इसके पासिंग मार्क्स कितने थे? इसके पासिंग मार्क्स थे हमारे पास कितने? 30। तो 30 नंबर जो है वो इसके पासिंग मार्क्स से, जो उसने हमें लास्ट मतलब ऑटम 21 में पूछा, तो 30% पासिंग मार्क्स कब आए थे हमारे? ऑटम 21 में आए थे। हम अगर ऑटम 22 में अगर देखें, ऑटम 22 में इस एरिया में से क्वेश्चन नंबर 5 आया था, इसकी जो पासिंग रेशियो थी वो 15% थी, बिकॉज 15% सिर्फ और सिर्फ क्या थे, इसमें से हम पासिंग मार्क्स को सिक्योर कर पाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमारा इसी एरिया से रिलेट कर रहा था, दैट वाज रिटर्न असेसमेंट एंड अपील। फिर अगर स्प्रिंग 22 की बात करें तो स्प्रिंग 22 में 2 क्वेश्चन इस एरिया में से आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था एक, जिसपे 10% पासिंग मार्क्स हम सिक्योर कर पाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हमारा इसी एरिया में से रिलेट कर रहा था, जो ये हमारा आया था बीच में। तो अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसको लेके चलें, इवन रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो अभी स्प्रिंग 23 की अटेम्प्ट गुजरी है, उस स्प्रिंग 23 की अटेम्प्ट में भी जो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया है हमारा, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का है। देखिए 6% पासिंग रेशियो है और कितनी है? 9% पासिंग रेशियो है इस एरिया में से। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 5 को, वो दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, इसी एरिया से रिलेट कर रहे थे कि यार जो रिटर्न असेसमेंट एंड अपील से रिलेट कर रहा है। तो ऑन अ वेरी फर्स्ट डेट, ऑन अ वेरी फर्स्ट टाइम ही अगर आपको बताया जा रहा है कि यार ये वो एरिया है जो इसमें से रिलेट कर रहा है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, आप इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इस एरियाज की इम्पोर्टेंस है, किस तरह से क्या है, हम इसको लेके चलेंगे, वो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक इसमें देखा जाए तो अगर हम अपने टेक्स्ट के सिलेबस को डिवाइड भी करें, तो टेक्स्ट के सिलेबस की डिवीजन बड़ी मतलब वेल डिफाइंड है और ये बड़ा हटके एरिया है। टेक्स्ट के पेपर में सेल्स टैक्स में से जो है आपको 30 मार्क्स तक का सवाल आना ही आना है हर हालत में। सेल्स 30 नंबर तक का एरिया आपको सेल्स टैक्स में से उसने पूछना ही पूछना है। फिर हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में से उसने कोई गालिबन 15 से 20 मार्क्स तक का पूछना ही पूछना है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, 5 नंबर यहाँ से है। और ये जो एरिया रिटर्न असेसमेंट अपील वाला है, ये मैं आपको पहले इसलिए करवा रहा हूँ, और ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने इसको देखना है, छोटी छोटी वीडियोस में अवेलेबल हो जाएगा ये। इसको आपने जो चीज याद करने वाली है वो चीज याद करनी है, जो चीज रट्टे मारने वाली है उसको क्रैम करना है। और इस एरिया में से 10 नंबर तक का सवाल आपका आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसको देखिए तो अराउंड इन एरियाज को आप अच्छी तरह कर लें, 65 नंबर जो है वो क्या होते हैं आपके इस एरिया में से सिक्योर हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस एरिया में जितनी जान मार सकते हैं हमारे
जो चीज अनइम्पोर्टेंट है, जो चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बता दी जाएगी आपको कि ये चीज आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। बट जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो हमने क्या करनी है, लेके चलनी है ज्यादा। मैं आपको भी यहाँ पे थोड़ी देर में पोर्टल भी दिखाता हूँ, और पोर्टल में से किस तरह हम लेके चलेंगे, वो चीज भी है हमने क्या करनी है यहाँ पर डिस्कस अभी करनी है राइट नाउ। हम जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जब हम जब न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, सवाल होता है बताएं जी टैक्सेबल इनकम क्या है, सवाल होता है बताएं जी टैक्स लायबिलिटी क्या है, सवाल होता है बताएं जी टैक्स पेएबल कितना है। ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ये जो हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो अब हमने देखना है प्रैक्टिकली किस तरह से लेके चलेंगे, किस तरह से हम इसको सारा लेके चल रहे होंगे, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो इस एरिया की इम्पोर्टेंस जो है वो मैंने आपको बता दी है कितनी इम्पोर्टेंस है। अब इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसमें कुछ चीजें जो है वो सुपर इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने सिर्फ क्या करनी है, वन टाइम रीड वगैरह करनी है, बाकी आपको मतलब उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। कुछ एरिया इसमें जो होगा वो बहुत ज्यादा क्रैमिंग वाली होंगे, उसे क्या करना पड़ेगा, आपको क्रैम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न क्या होती है। अब ये रिटर्न क्या होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न क्या है, रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, जो इनकम टैक्स रूल्स 2002 के मुताबिक बनाया गया है। उसमें हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जमा करवाएंगे कि कितनी हमारी इनकम है, कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, कितना टैक्स बनता है, सब कुछ जो है वो हम क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिटर्न कहला रही होती है। उसके बाद है आईआरएस। आईआरएस क्या होता है, ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो बोर्ड ने बनाया है, जिसके ऊपर जाके हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवा रहे होते हैं। मैं आपको साथ साथ ना ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी दिखाता हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो, क्या है किस तरह से है। जब आप इसको लेके चलेंगे, जब आप आज अपना टैक्स क्लियर कर देते हैं, कल को आप अपने घर वालों की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अम्मी-अब्बू की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो आपको बड़ा मतलब एप्रिशिएट करेंगे, यार मेरे बेटे का, मेरी बेटी का तो ये हो गया, उसका टैक्स जो है वो पास है। वो क्या करना है, अब आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे आपके पास जो पोर्टल आता है, उसपे हम जाते हैं, दैट इज़ आईआरएस एफआर की वेबसाइट पे जाके क्या है, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। ये हमारा पोर्टल है। आप जाके जब टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप क्या है, यहाँ पे जाके लॉगिन करते हैं। आपका आईडी कार्ड नंबर जो है, आजकल जो कि हम इंडिविजुअल लेवल में है, इंडिविजुअल लेवल में आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा एनटीएन नंबर कहला रहा होता है। आप उस पर लॉगिन करते हैं, ये सारा हमारा पोर्टल खुल जाता है। इसके ऊपर क्या करनी होती है, सारी की सारी जाके हमने डिपार्टमेंट वालों के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है। जो हम अभी सीख के आएँगे, या हमने जाके इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स में सीखा है, जो हमारा फॉर्मेट है, वो इसके मुताबिक है। जिस तरह यहाँ पे रिटर्न फाइल होती है, उसके मुताबिक ही क्या कर रहे होते हैं, हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। जैसे हम सीख के आए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपना टैक्स ईयर चेंज करना है, टैक्स ईयर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है, वो एप्लीकेशन भी हम कहाँ से देंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पोर्टल पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पे खुल गया। अब यार मेरा टैक्स पीरियड कौन-सा है? मैंने कहा टैक्स पीरियड 2023 है मेरा। अब टैक्स ईयर 2023 के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, आ जाएगा। अब आ जाएगा मैं कौन-सा टैक्स ईयर चेंज करना है, जो मैंने स्पेशल टैक्स ईयर होगा मैं उसको अडॉप्ट करूँगा। अब मेरे पास आ जाएगा कि ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपनी पूरी एप्लीकेशन लिखनी होती है, जो पूरा आपको प्रोसेस समझाया था क्या, कि हम कमिश्नर के पास जाएँगे, कंपेयरिंग नीड शो करेंगे, उसको बताएँगे कि ये है और यही है। तो ठीक है, ये सारा कुछ जो हम वहाँ पे सीख के आए हैं, वो हम पोर्टल पे जाके यहाँ पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे कि क्यों मेरी कंपेयरिंग नीड है, मैं क्यों करना चाहता हूँ। ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है, मैं किस पे जाना चाह रहा हूँ। सारा जो तमाम रेलेवेंट है चीज़ें, एविडेंसेस वगैरह वो अटैच करूँगा। सब कुछ करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, मेरा टैक्स ईयर चेंज कर रहा होगा। तो वो जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि टैक्स ईयर किस तरह से चेंज किया जाता है, वो हम कहाँ जाके कर रहे होते हैं, इस पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये हमारा क्या है, आईआरएस है, जो हमारा वेब बेस्ड सिस्टम है, जिस पे जाके हम सारे का सारा काम कर रहे होते हैं।
हम जाके यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिटर्न जो है फाइल कर रहे होंगे, अपने रिटर्न जो है वो हम जमा करवा रहे होंगे इसी के तहत, ठीक है। अब अथॉरिटीज हैं हमारे पास, इनका सिर्फ पता होना चाहिए कि टॉप पे हमारे पास एफबीआर है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है, उसके बाद कमिश्नर इन रेवेन्यू, फिर कमिश्नर इन रेवेन्यू पीर आता है, फिर ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जिसमें एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आता है आपका, असिस्टेंट कमिश्नर खुद आता है, ऑर्डर पैनल के ऑफिसर आते हैं, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट आता है, सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू आता है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आता है, और ये ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू, ये हमारी अथॉरिटीज है। इसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, हम सारी चीजों को लेके चल रहे होते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है।